नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता की पुस्तक केवीएस मदान की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 3 बोध कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा, ओके। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ वो यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्ले बैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस आपके माध्यम के अनुसार मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 बोध कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करते हैं। पहला है उसमें टॉपिक दोस्तों अध्ययन बोध का परिचय। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। अध्ययन बोध का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बोध या बुद्धि को सरल भाषा में कुछ इस तरह से परिभाषित किया जाता है। यह ज्ञान प्राप्ति एवं प्राप्त ज्ञान या सूचक का प्रयोग समस्याओं के समाधान के लिए कैसे किया जाए, यह जानने की क्षमता है। बुद्धि एक प्रकार से मानसिक क्षमता या संप्रत्यय है। एल एल थर्स्टन ने बुद्धि को अमूर्त को ग्रहण करने की क्षमता बताया है। उनके अनुसार हमारी प्राथमिक मानसिक क्षमता के मुख्य 7 अवयव हैं: मौखिक समझ, शब्द प्रवाह, संख्या बोध या सुविधा, स्थान विषयक मानसिक चित्रण, आगे साहचर्य स्मृति, अवधारणात्मक गति और तर्क। ठीक है, ये 7 जो है दोस्तों हमारी अव्यय है। आगे प्राथमिक मानसिक क्षमता को आगे 2 द्वितीयक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला दोस्तों अस्थिर या द्रव बुद्धिमत्ता। ठीक है, इस प्रकार की बुद्धिमत्ता को नई समस्याओं का समाधान, नई स्थितियों में तर्क का उपयोग करने और पैटर्न की पहचान करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरा दोस्तों स्थिर या सघन बुद्धिमत्ता। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता को मुख्यतः अर्जित ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। जब शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा है, तो वह अपने अर्जित ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर रहा होता है। अगर आप एक नई भाषा सीख रहे हैं, तो आप नई शब्दावली के शब्दों को याद करते हैं और उस समय के साथ अपनी शब्दावली में वृद्धि भी करते हैं, जो कि सघन बुद्धिमत्ता का अंश बन जाता है। आगे है दोस्तों रेन और मार्टिन के अनुसार अध्ययन बोध को एक परिच्छेद या पैराग्राफ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिस पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, जो कि विद्यार्थी की पाठ्य सामग्री और उसका अर्थ समझने की क्षमता का परीक्षण करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो अध्ययन बोध विद्यार्थी ने जो पठन किया है उसके प्राप्त करने की क्षमता का परीक्षण करता है। हम यह कह सकते हैं कि अध्ययन बोध से हमारी पाठ्य सामग्री एवं मुख्य विचारों को समझने की क्षमता का पता चलता है, ताकि हम अध्ययन बोध के अवतरण को पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। एक सेकंड दोस्तों। आगे दोस्तों इससे हमारी बुद्धि का विकास भी होता है।
इससे विद्यार्थी के शब्दावली ज्ञान का भी पता चलता है। इसके लिए विद्यार्थी के पास पठन कौशल परिच्छेद में दिए मुख्य विचारों में संबंध स्थापित करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता होनी चाहिए। फिर इन सब पर आधारित समझ के आधार पर वह प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में होता है। वैसे तो नेट परीक्षा में उम्मीदवारों के पास प्रश्नों के उत्तर देने के पर्याप्त विकल्प होते हैं, परंतु अध्ययन बोध के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। केवल कुछ ही पैराग्राफ के अभ्यास से उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। आवश्यकता केवल कुछ नियमों को ध्यान में रखने की है। प्रत्येक अध्ययन बोध में पैराग्राफ के बाद दिए गए 5 या 6 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। समाधान दिशा निर्देश आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो सॉल्यूशन गाइडेंस जो है गाइडलाइंस, ठीक है, सॉल्यूशन गाइडलाइंस को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। समाधान दिशा निर्देश अधोलिखित अनुच्छेदों में अध्ययन बोध पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का वर्णन किया गया है। पहला दोस्तों, मौलिक विचारों की पहचान। आइए देखते हैं। मौलिक विचारों की पहचान में अध्ययन बोध में सदैव ही कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो विचारों के प्रवाह को निर्धारित कर रहे होते हैं। नेट परीक्षार्थी को उनकी पहचान करना आवश्यक होता है। एक सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पठन सामग्री को पहले शीघ्रता से पढ़ा जाना चाहिए या फिर से थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसके विस्तार रूप को समझा जा सके। मुख्य विचारों को रेखांकित भी किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, पैरा को संक्षिप्त करना। जैसे जैसे हम पैरा को पढ़ते हैं वैसे वैसे इसके मुख्य विचारों को संबंधित करने की क्षमता को विकसित किया जाने की आवश्यकता होती है। इससे अध्ययन बोध के समग्र विचार को समझने में सहायता मिलती है। कुछ परीक्षार्थी प्रश्नों को पढ़ते हैं फिर पैराग्राफ पर जाते हैं, पर ऐसा करने से दुविधा भी पैदा हो सकती है एवं समय भी नष्ट हो सकता है। ऐसा केवल बीच में कभी कभार किया जा सकता है। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, वाक्य कड़ी या निर्धारण करना। साधारणतया एक पैरा के भीतर वाक्य प्रत्यक्ष या आसानी से जुड़े हुए होते हैं। अभ्यास से इस तरह की कड़ी की पहचान करने से प्रमुख विचारों को याद रखने में सहायता मिलती है। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, स्वयं से पूछना यानी पूछताछ। स्वयं से पूछताछ। जब भी संदेह की स्थिति हो परीक्षार्थी को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। उदाहरण के लिए, लेखक ने ऐसा उदाहरण क्यों दिया, क्यों इस उदाहरण का उल्लेख किया गया है, दूसरे पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है। यह एक प्रतिबिंब की भांति मुख्य विचारों के बारे में एक गहरा परिप्रेक्ष्य विकसित करने में सहायता करता है। आगे दोस्तों नंबर 5वां पॉइंट, यदि अध्ययन बोध में एक से ज़्यादा परिच्छेद हो तो स्वयं द्वारा निर्धारित समय को उनके आकार के अनुसार विभाजित करना चाहिए। नंबर 6, अनुच्छेद को ना तो बहुत तीव्रता से और ना ही बहुत धीमी गति से पढ़ना चाहिए। गति उतनी होनी चाहिए ताकि हम एक पठन सामग्री, लेखक का लहजा, संदर्भ, विचार एवं उनके परस्पर संबंध, लक्षित पाठक आदि के बारे में सामान्य बूझ विकसित कर सकें। नंबर 7 दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है कि हम भावार्थ को समझें एवं तथ्यात्मक जानकारी जैसा कि तिथि, व्यक्ति एवं स्थान नाम का भी अध्ययन रखें। नंबर 8 पॉइंट दोस्तों, बेहतर है कि जब हम
प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ करें तो परिच्छेद को दोबारा ना देखें। यदि कोई प्रश्न कठिन लगे तो उसका उत्तर ना दें। उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि नेट परीक्षा के उत्तरित 50 प्रश्नों का संज्ञान ही लिया जाता है। ठीक है, संज्ञान ही लिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 9वां पॉइंट, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्वयं के विचार महत्व नहीं रखते, हमें केवल लेखक के विचार और तथ्यों को समझना है एवं उसी के अनुसार उत्तर देना है। ठीक है, आगे है दोस्तों। अध्ययन बोध में संभावित प्रश्नों की मुख्य श्रेणियाँ। मेन क्वेश्चन कैटेगरीज इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अध्ययन बोध प्रश्नों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य विषय या केंद्रीय विचार। इस प्रकार के प्रश्न पूरे पैराग्राफ के बोध पर आधारित होते हैं। यह लेखक के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करते हैं। इन प्रश्नों से इस बात का बोध होता है कि पाठक किस सीमा तक विषय वस्तु को समझ पाया है। दूसरा आगे है दोस्तों, समाधान दृष्टिकोण। सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर अध्ययन बोध के परिचयात्मक या समापन पैराग्राफ में मिल जाता है। इसलिए पहले या आखिरी पैराग्राफ का त्वरित अध्ययन उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों यानी कथनों में से कौन सा पैराग्राफ सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रतिबिंबित करता है। दूसरा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मुख्य विचार को प्रतिबिंबित करता है या दर्शाता है। ठीक है, आगे है, इसके लिए एकल शब्दों और वाक्यांशों का संज्ञान लेना आवश्यक है क्योंकि ये एक पैरा के भीतर विचारों के बीच संबंधों को समझने में सहायक होता है। पहला पॉइंट है दोस्तों, कारण और प्रभाव के शब्द जैसे परिणाम स्वरूप, इसलिए इत्यादि। दूसरा, समय शब्द, इस बीच या पहले ही। तीसरा, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, इसके विपरीत, उल्टे। ठीक है, नंबर 4 दोस्तों, संयोजन शब्द, इसके अलावा भी परिणाम स्वरूप। और 5वां दोस्तों, बलपूर्वक शब्द अधिक महत्वपूर्ण है, याद रहे। आगे है लेखक की राय और मनोवृत्ति। लेखक की राय और मनोवृत्ति, इस तरह के प्रश्न लेखक पर आधारित पर होते हैं। इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होता है, इनका अर्थ मुख्य वाक्यों से निकालना पड़ता है। इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से गढ़े जाते हैं ताकि यह पता चल सके कि पाठक लेखक की मनोवृत्ति, ज्ञान, लेखन शैली, पदावली आदि का विश्लेषण करने की क्षमता रखता है या नहीं। इसके लिए पाठक की लेखक के साथ सहानुभूति होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं दोस्तों, समाधान दृष्टिकोण। इसके लिए नेट परीक्षा के उम्मीदवार को लेखन शैली और वाक्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो कि पैरा के लेखक के लहजे को जानने के लिए आवश्यक है। यदि पैरा का कोई भाग प्रश्न के रूप में हो तो उसके तर्क पक्ष पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि परीक्षार्थी विशेषण और क्रिया विशेषणों पर विशेष ध्यान दे। शब्द मन और विचारों की तीव्रता को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, नंबर 1, दूसरे पैराग्राफ में लेखक का स्वर या लहजा क्या है। दूसरा पॉइंट, लेखक के अनुसार इस समस्या का तार्किक हल क्या हो सकता है। नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विचार के साथ सहमत होने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, आगे दोस्तों, स्पष्ट या प्रत्यक्ष जानकारी। इसमें किसी के नाम, दिनांक, आंकड़े, तथ्यों या राय के आधार पर सीधे प्रश्न किए जाते हैं। इनको पहले पठन के दौरान ही बिना कठिनाई के नोटिस किया जा सकता है। आगे दोस्तों, समाधान दृष्टिकोण क्या है देखते हैं। उत्तर विकल्प का प्रत्यक्ष रूप से पैरा में से चयन किया
जा सकता है। कुछ विशिष्ट विस्तृत प्रश्न नकारात्मक भी हो सकते हैं, जैसे कि नहीं, के अतिरिक्त, कम से कम इत्यादि। अगर सही उत्तर सीधा ना प्राप्त हो तो उन गलत विकल्पों की पहचान कर एक एक करके उनको हटाना पड़ता है। इसके लिए काफ़ी धैर्य, विवेक एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रश्न को पहले ही एक या अधिक बार पढ़ना भी सहायक होता है। परीक्षार्थी को यह चाहिए कि वह पैरा के उस अंश पर ध्यान केंद्रित करे जिसमें उत्तर मिलने की अधिक संभावना हो। ठीक है, उदाहरण के लिए दोस्तों, पहला, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। आगे दूसरा पॉइंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं है। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न आ सकता है। आगे है दोस्तों, अंतर्निहित सूचना। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पैरा में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं, बल्कि पैरा में निहित होते हैं। इससे परीक्षार्थी की बोध क्षमता का पता चलता है। इसका सॉल्यूशन अप्रोच क्या है, देखते हैं। समाधान दृष्टिकोण। पढ़ते समय परीक्षार्थी को लेखक द्वारा प्रस्तुत तर्क या तर्कों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आगे उदाहरण के लिए, पहला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प या तर्क यहाँ पर सबसे उपयुक्त है। दूसरा, निम्नलिखित में से किस तर्क के साथ लेखक सहमत दिख रहा है। क्या इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आगे है भाषा अभिव्यक्ति प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पैरा में उपयुक्त विशिष्ट शब्द, मुहावरा या वाक्यांश के आधार पर दिया जाता है। यह आलोम या विलोम पर भी आधारित हो सकते हैं। पाठक का उद्देश्य प्रासंगिक अर्थ समझने के लिए होना चाहिए, ना कि शाब्दिक अर्थों को। संक्षेप में कहें तो ये परीक्षार्थी के शब्दों के अर्थ को संदर्भ या प्रसंग के अनुसार स्थानांतरित करने की क्षमता को परखने का कार्य करते हैं। यह हमारी तर्क शक्ति का भी परीक्षण करते हैं। आगे है समाधान दृष्टिकोण, इसका क्या है देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पैरा के उस भाग को जहाँ से वाक्यांश को उठाया गया है दूसरी बार पूरी तरह से पढ़ने से दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे पहला पॉइंट है, क्या करता है, जितना अच्छा हो सकता है, क्या अर्थ है, जैसे शब्दों के समूह पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा पॉइंट, परीक्षार्थी दिए गए विकल्पों में से निकटतम शब्द ढूंढे जिसका उपयोग पैरा में किया गया हो। ठीक है, आगे दोस्तों पैराग्राफ का गठन। कुछ प्रश्न पैरा की संरचना एवं लेखक द्वारा अपने तर्क को व्यक्त करने में साहित्यिक तकनीक के प्रयोग पर आधारित होते हैं। इसमें तर्क को मजबूत या कमज़ोर करने का प्रयास हो सकता है। यह प्रश्न पैरा की संरचना का विश्लेषण, तर्क मान्यताओं, समाधान करने आदि की हमारी क्षमता का परीक्षण करते हैं। इसका समाधान दृष्टिकोण क्या है, आइए देखते हैं। इनका समाधान करने के लिए एक से अधिक बार पठन अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, पहला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पैरा की संरचना को श्रेष्ठतम रूप से दर्शा रहा है। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेखक के विश्लेषण का आधार माना जा सकता है। और नंबर 3 दोस्तों, समाजवाद कभी असफल नहीं होगा, इस धारणा को लेखक ने किस आधार पर विकसित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अनुरूप तर्क देख लेते हैं। एक उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसा विकल्प का चयन करे जो पैरा में वर्णित तर्क या अवधारणा के अनुरूप हो। इस प्रकार के प्रश्न भी हमारी समझ और विश्लेषण या समझने की क्षमता को परखना चाहते हैं। कोई भी 2 या 2 से अधिक उदाहरण जो कि तर्क पर आधारित हो, उनके संबंध को पहचानना इस प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य होता है।
इसका सॉल्यूशन है क्या दोस्तों? सॉल्यूशन अप्रोच, समाधान दृष्टिकोण देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले वाक्यों या उदाहरणों के मूल तर्क को संज्ञान में लेना है और फिर विकल्पों की तुलना तर्क के साथ करके उनका अलग करना है। उदाहरण स्वरूप दोस्तों, नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण या उदाहरण दूसरे पैरा में उल्लेखित उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है? दूसरा पॉइंट, मनुष्य गलतियों का पुतला है। यह कथन निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए उपयुक्त होगा? आगे दोस्तों हमारा एक पैराग्राफ दिया है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एनालिसिस करेंगे। पैराग्राफ दिया है आगे दोस्तों, हम लोग इसको देखेंगे। अध्ययन बोधिक, इस टाइप का पैराग्राफ आएगा, मान लीजिए यही नहीं आएगा, इस टाइप का आएगा। शर्करा मेपल मूलतः कठोर वृक्ष है। यह वृक्ष औसतन 100 फीट लंबा और 4 फुट चौड़ा होता है। शर्करा मेपल व्यावसायिक रूप से इसके रस के लिए महत्वपूर्ण है, जो मेपल सिरप बनाने के प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 2, पूर्वोत्तर राज्य वर्मोंट और न्यूयॉर्क शर्करा मेपल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कनाडा के क्यूबेक प्रांत में मेपल सिरप का वार्षिक उत्पादन 2.5 मिलियन गैलन से भी अधिक है। शुद्ध मेपल सिरप बनाने के लिए सर्दियों या वसंत ऋतु के अंत में पेड़ के तने में छिद्र किए जाते हैं। कुछ अवधि के बाद पानी के जैसा पौधों का रस रिसने लगता है। इन छेदों में प्लास्टिक की टोपियां फिट कर दी जाती हैं। बाद में एकत्रित रस को ट्यूबों के माध्यम से शर्करा घर में रखे टैंक में स्थानांतरित किया जाता है। फिर रस को उबलने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। उबलने से रस में महक और रंग में उत्तमता आती है। उबलते उबलते जब रस अपने 65 से 66% तक रह जाता है तो उसको छान लिया जाता है और इसका विपणन किया जा सकता है। हालांकि सुपरमार्केट में उपलब्ध रस साधारणतया शुद्ध नहीं होता और उसमें कई प्रकार के यौगिक होते हैं, यानी मिलावट होते हैं। शुद्ध मेपल का रंग सुनहरी शहद से हल्के भूरे रंग के बीच कुछ भी हो सकता है। 1 गैलन शुद्ध मेपल रस का उत्पादन करने के लिए 35 से 50 गैलन रस की आवश्यकता होती है। मेपल का वृक्ष अपनी मजबूती और परिष्कृत संरचना के अलावा फर्नीचर, लकड़ी के फर्श और बक्से आदि बनाने के लिए भी काफ़ी उत्तम माना जाता है। ठीक है। अब हमारा दोस्तों प्रश्न आएगा 5 या 6, उसको व्याख्या सहित हम लोग उत्तर देंगे। ठीक है। इस टाइप्स के एग्ज़ाम में पैराग्राफ पूछे जाएंगे और 5-6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ऑप्शन रहेंगे, हम लोगों को ढूंढना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस पैरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है मेपल शरबत बनाने की आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करना। दूसरा, मेपल शरबत के प्रमुख उत्पादकों की संख्या सूची तैयार करना। तो दोनों तो दोस्तों गलत है, क्योंकि शरबत नहीं, ये दोस्तों एक दवा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर सी, मेपल सिरप को तैयार करने की विधि के बारे में जानकारी प्रदान करना है। नंबर डी, फर्नीचर और अन्य उत्पादों में मेपल की लकड़ी के उपयोग पर चर्चा करना। हालांकि दूसरा ऑप्शन भी कुछ हद तक ठीक है, बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि मेपल जो है दोस्तों वो सिरप बनाने का एक वृक्ष था। ठीक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यह एक सामान्य निष्कर्ष सवाल है। अधिकांश पैरा में मेपल सिरप बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि के बारे में जानकारी दी हुई है। तो ऑप्शन दोस्तों सी ही सही है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। आगे है, निम्नलिखित में लेखक ने किस वस्तु या अव्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया है? तो दोस्तों हम लोग किस वृक्ष की बात कर रहे थे? मेपल वृक्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? मेपल वृक्ष। व्याख्या देख लेते हैं। यह विशेष विस्तृत प्रश्न सवाल हमारी किसी वस्तु को परिभाषित करने के बारे में
हमारे बोध का परीक्षण करना चाहता है। मेपल वृक्ष को पैरा की पहली पंक्ति में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। अन्य शब्दों का पैरा में सिर्फ उल्लेख मात्र ही आता है। सही है, ठीक है। मेपल वृक्ष ज़्यादा है दोस्तों, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ए ऑप्शन सही है। नंबर 3 दोस्तों, पैरा के अनुसार पौधों से रस के रिसने के लिए आदर्श अवधि कौन सी है? तो याद रखिए, नंबर 1 शरद ऋतु का अंत या बसंत ऋतु का प्रारंभ। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, यह फिर से एक निश्चित उत्तर वाला प्रश्न है। पैरा के प्रदत्त सूचना के आधार पर हम निश्चित होकर कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर ए है, और पैरा में ये बताया भी गया है। आगे नंबर 4 दोस्तों, निम्नलिखित में से सिवाय एक के सभी रस के उबलने के बारे में सत्य है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। यह रंग को निखारता है। नंबर बी, यह महक में वृद्धि करता है। यह शर्करा सामग्री में वृद्धि करता है। रस की सेल्फ लाइफ यानी अचल जीवन को कम कर देता है। ठीक है, तो ये तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, यह विशिष्ट विस्तार प्रश्न नकारात्मक है। हम उन विकल्पों को हटाएंगे जो कि यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये डी वाला जो है लागू नहीं होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से एक के सभी रस के उबालने के बारे में है। ठीक है, एक को छोड़कर, ये वाला दोस्तों उसको उबालने के लिए नहीं है, इसलिए ये हटाया जाएगा। आगे नंबर 5 दोस्तों, क्या मेपल सिरप के उत्पादन के बारे में कुछ कह सकते हैं? आगे है ऑप्शन दोस्तों, इसको बनाना सरल है लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है। यह श्रम प्रधान क्रिया है। नहीं, ये नंबर सही है दोस्तों। आइए थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, यह सवाल हमारे निष्कर्ष निकालने की क्षमता का परीक्षण है। इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया गया, लेकिन पैरा को 2 या 3 बार पढ़ने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ए ही इसकी सही उत्तर है। इसकी उत्पादन विधि तकनीक काफ़ी सरल है। ठीक है, उबालना दोस्तों 65 से 60% बचेगा तो फिर निकाल लेना। आगे सरल है लेकिन इसमें समय लगता है। उत्पादकों को रस के प्राकृतिक प्रवाह पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, ये था व्याख्या। नंबर 6 दोस्तों देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश छान लिया जाता है को प्रतिस्थापित कर सकता है? तो दोस्तों फ़िल्टर किया जाता है। छानना मतलब फ़िल्टर करना होता है। ठीक है, तो यह एक भाषा अभिव्यक्ति का प्रश्न है, अतः सी ऑप्शन ही दोस्तों सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं बोध के। ठीक है, आगे भी एक पैराग्राफ है बट हम लोग अब बस यही करते हैं क्योंकि फिर बार बार पैराग्राफ पढ़ेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, एक ही पैराग्राफ आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग अपने से कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग, गुड बाय दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए, लव यू दोस्तों।